हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट 2 में आज हम लेक्चर 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। और हमने इस लेक्चर के लिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। स्टूडेंट्स, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की जाती है तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पूछी जाती है, आदर्श विशेषताएं हमेशा पूछी जाती है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट होता है, मतलब पिछले साल आया है तो भी इस साल आने की संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, न केवल इस सब्जेक्ट के लिए बल्कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और जहां कहीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्ड आता है वहां के लिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर से करें क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बना करके लेकर आते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। सबसे पहले देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि हम इन सात इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से इन सात इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले याद कैसे करें, कैसे याद रखें कि क्या लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, पहला आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको कुल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है। अब इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करते वक्त आप अपने दिमाग में एक और थंब रूल बना लें कि इसमें ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक शुरू में हम लिखेंगे, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे लिखेंगे कि इनका मान अनंत होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 0 इनपुट पर 0 आउटपुट। तो देखिए, सबसे पहले हम सिस्टमाइज वे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो इनफाइनाइट और 0 क्या होने वाला है वो हम लिख लें पहले। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, एम्पलीफायर है मतलब इसका गेन होगा। तो इसका जो गेन होगा, ये गेन हम अनंत चाहते हैं। आइडियली हम क्या चाहते हैं, आदर्श विशेषता की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन आदर्श रूप में हम इसका गेन अनंत चाहते हैं। जब भी आप किसी एम्पलीफायर की बात करेंगे तो उसके इनपुट रेजिस्टेंस की आप हमेशा बात करेंगे। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं आर आई लिख देता हूं, आर आई, या हम इसको कह देते हैं इसका इनपुट रेजिस्टेंस, ये इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। देखिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक पहले हम वो लिख रहे हैं जो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। फिर जब भी हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो हम बैंडविड्थ की भी बात करेंगे। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट होगी। इसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, एक ये टर्म CMRR और एक दूसरी टर्म स्ल्यू रेट, ये दोनों टर्म अब आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या होती है डिटेल में अभी हम समझने वाले हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, होना चाहिए आदर्श रूप में। एक हम बात कर रहे हैं स्ल्यू रेट, ये जो स्ल्यू रेट है ये स्ल्यू रेट भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ये इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, आदर्श रूप में हम क्यों इनफाइनाइट चाहते हैं, इन सब चीज़ों को, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो 0 है, ये हम जब भी हम किसी एम्पलीफायर की बात करेंगे तो उसके गेन की इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात हमेशा करेंगे। तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, RO में उसको लिख रहा हूं, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए 0 और 0 इनपुट पर 0 आउटपुट। तो सबसे पहला जो काम है आपका, वो काम यही है कि आप इन 7 कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्ल्यू रेट, आउटपुट रेजिस्टेंस और 0 इनपुट पर 0 आउटपुट। जिसमें से 5 जो शुरू में हमने बोला, गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, CMRR और स्ल्यू रेट, ये इनफाइनाइट है। और RO आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 0 है और 0 इनपुट पर 0 आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको याद कर ले, क्योंकि
आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा यही पूछा जाएगा कि आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होना चाहिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन। आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन। बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, CMRR क्या होना चाहिए, इस टाइप से। अगर आपसे ये लिखने के लिए आएगा तो आप सबसे पहले इसको इस टाइप से लिस्ट बना करके लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये लिस्ट बना करके लिख दिया मतलब आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको इसका ये तो पता है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ऐसी होनी चाहिए इसको भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद आपको ये याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिंक करके याद रखेंगे तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ लिया जाए, जैसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, आपने इतना लिख दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे डील करेंगे उस पर अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, गेन। हम इनफाइनाइट गेन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गेन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब ये गेन इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, मैं हालांकि उसको लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे बताऊंगा आपको, पूरा कंसेप्ट यहां पर बताऊंगा। सबसे पहली बात हमने ये कही कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका एक एम्पलीफायर है, और ये एम्पलीफायर है तो ये एम्पलीफायर बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये एम्पलीफायर एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है। अब हाई गेन एम्पलीफायर की हमें क्यों जरूरत पड़ती, क्यों हम चाहते हैं कि गेन बहुत ज़्यादा हो। गेन हम इसलिए चाहते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी भौतिक राशि को का जब हम मापन करते हैं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए आपने एक ट्रांसड्यूसर यूज किया। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करेगा, इस भौतिक राशि को कन्वर्ट करके आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको मिलता है, ये जो ट्रांसड्यूसर आपको भौतिक राशि को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब देता है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत कम मान का होता है, इसका मान बहुत कम होता है। बहुत कम मान का होने का मतलब ये है कि कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अगर आप ये कहें कि ये आपको मिली वोल्ट रेंज में मिले, 1 मिली वोल्ट मिले, ये माइक्रो वोल्ट मिले आपको। अब मिली वोल्ट को मैं लिख सकता हूं 10 की घात -3 वोल्ट या 10 की घात -6 वोल्ट। अब बताइए, इतना छोटा मान जब अगर मुझे मेजर करना है, अगर मुझे इसको प्रोसेस करना है, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझे क्या चाहिए, एक हाई गेन का एम्पलीफायर चाहिए। हाई गेन क्यों कह रहे हैं, देखिए जनरली हम 10 गुना 20 गुना 25 गुना करने की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखिए अगर उससे मुझे 1 वोल्ट 1 मिली वोल्ट से मुझे 1 वोल्ट बनाना है, तो 1 वोल्ट बनाने के लिए मुझे इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1 × 10⁻³ को जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो जाकर के ये एक 1 वोल्ट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो गेन है वो गेन कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा मान है। तो ये जो अनंत है, अनंत कुछ नहीं होता, देखिए अनंत तो मतलब कभी डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी के रेफरेंस में बात करते हैं, अब किसी के रेफरेंस में बात करने का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करें कि एक व्यक्ति के पास में सिर्फ 10 रुपए है और दूसरे व्यक्ति के पास में 10 करोड़ रुपए है, तो वो जो 10 रुपए को जब आप 10 करोड़ से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम गेन की बात करते हैं, नॉर्मल गेन हम 10 गुना करने की बात कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा गेन हमें नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो गेन हमारा ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये हमें इतना गेन प्रदान करेगा। अब इतना गेन प्रदान करने का मतलब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अगले वीडियो में लेक्चर में आपके लिए लेकर के आऊँगा, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या अगर मान लो मेरा इसका 1000 गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और अगर मैं इसमें 10 वोल्ट इनपुट दे दूं, तो क्या 10 वोल्ट इंटू 1000 करके ये क्या 10,000 वोल्ट दे देगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक कवर करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को गेन का कंसेप्ट नहीं पता वो ये समझ ले कि अगर मान लो मेरे पास कोई ये सिस्टम है, कोई एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के इनपुट पर मैंने सपोज कोई वैल्यू x दी, इसका गेन अगर a है तो मुझे जो आउटपुट y मिलेगा वो आउटपुट a इंटू एक्स होता है, मतलब जो इनपुट दिया इंटू a हो जाएगा, या गेन को हम कह सकते हैं कि आउटपुट बटे इनपुट होता है। कुछ अगर किसी को गेन का कंसेप्ट नहीं पता है तो गेन ये
क्या होता है ये भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन अधिकतम इसलिए होना चाहिए कि वो छोटे से छोटे मान के सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपको दे सके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम क्यों चाहते हैं। हमने हमारे जो यूनिट 1 के वीडियो लेक्चर्स थे उन वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा पाथ होता है जहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब जब हम किसी ट्रांसड्यूसर का इनपुट, जैसे सपोज ये मेरा, आप ये मान के चलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर अगर इसके इनपुट पर मुझे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इनपुट टर्मिनल इस टाइप से ओपन होंगे। अंदर जाकर के जब देखेंगे अपन तो ये अंदर से अनंत रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगा। और करंट नहीं बहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स है, जिस सोर्स का या जो सिग्नल हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो जिससे भी मुझे मिल रहा है, जिस भी ट्रांसड्यूसर से मुझे मिल रहा है, उस ट्रांसड्यूसर को, इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कोई करंट प्रदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें कोई लोडिंग नहीं होने वाली। मतलब ये हुआ कि आपके जो जिस सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है उस सिग्नल का जो सोर्स है उस सोर्स को कोई करंट प्रदान नहीं करना पड़ेगा, तो आसानी से सिग्नल अप्लाई हो जाएगा। अगर इनपुट इंपीडेंस है मतलब कम मान का सोर्स भी, अपन ऐसा कह सकते हैं, अगर सीधे हम लिखना चाहें इसको तो ये कह सकते हैं कि कम मान का कोई अगर सोर्स मेरे पास है तो वो सोर्स भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा अगर इनपुट रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर का अनंत है। तो ये बात हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अब अनंत बैंडविड्थ क्यों चाहिए? अनंत बैंडविड्थ का मतलब पहले तो हम ये समझे कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ बेसिकली रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई डिवाइस काम करती है, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वो डिवाइस काम करेगी, उसको उसकी बैंडविड्थ हम कहेंगे। जैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम है, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, तो ये हमारा एक रेंज है। एक रेंज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते। हमारी ऑडियो रेंज है जैसे सपोज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में हम जनरली कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं, और इस रेंज की बातों को हम सुन सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो रेंज है ये वॉइस रेंज है बेसिकली। इस रेंज के बाहर की चीज़ हमें नहीं सुनाई देगी। आप इमेजिन करिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है, तो उस सिग्नल को प्रोसेस करके ही आपका मोबाइल आपको सिग्नल कन्वर्ट करके और फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके वॉइस बना करके दे रहा है, लेकिन वो सिग्नल हमें नहीं दिखता क्योंकि हमारे विजन की रेंज से बाहर है। वो हमें सुनाई भी नहीं देता। वो सिग्नल तो आपके चारों तरफ, यूनिवर्स में जब आप खड़े हैं तो आपके चारों तरफ कई सारे सिग्नल्स है, कई सारे रेडिएशन है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहे, ना वो आपको सुनाई दे रहे। कारण क्या है? क्योंकि वो आपकी रेंज के बाहर है। एक और उदाहरण मैं चमगादड़ का देता हूँ आपको। चमगादड़ की अगर आप बात सोचें, समझे कि चमगादड़ की आंखें बहुत छोटी होती है, उसका विजन बहुत पुअर होता है, वो प्रकाश में देख सकता है लेकिन अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में इजीली उड़ लेता है, इजीली शिकार कर लेता है। इसका कारण ये है कि चमगादड़ की हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो जिस रेंज पर सुन सकता है वो अप टू 200 किलो हर्ट्ज है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की तक उसके सुनने का एडवांटेज ये है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स निकालता है पहले, और वो जब सिग्नल्स टकरा करके उसके पास आते हैं तो उसको समझ में आता है कि उससे सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो वो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के पास जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसको वो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, वो रिफ्लेक्टेड वेव्स तेज सुनाई देने लग जाती है, तो वो क्या करता है, अपना रास्ता बदल लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं। उन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को प्रोसेस जब हमें करना होता है तो हम ये चाहते हैं कि सभी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर दे। इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि हम जो 50 किलो हर्ट्ज तक ही एम्पलीफाई कर पाए, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफाई ना कर पाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है।
तो हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब अगर सीधे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी के, प्रत्येक आवृत्ति के या प्रत्येक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आपका एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और अगर ऐसा है तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट चाहिए हमें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट बैंडविड्थ होने की वजह से ये होगा कि आप हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इजीली एम्पलीफाई कर पाएंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना चाहिए। अब मैं 4th नंबर पर आता हूँ। 4th नंबर पर हमने बात की थी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहले हम इसको समझ लें कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता क्या है। तो देखिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको हम कहते हैं कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारा ये होता है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक पर हम V1 वोल्टेज लगाते हैं, दूसरे पर V2 वोल्टेज लगाते हैं। इस टाइप से हम प्लस VCC और माइनस VCC सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा गेन, इसका जो भी गेन है, गेन टाइम्स डिफरेंशियल गेन हम कह सकते हैं, गेन टाइम्स VID, डिफरेंस इनपुट। और डिफरेंस इनपुट का मतलब होता है कि V1 माइनस V2। अब हम यहाँ कॉमन मोड कह रहे हैं। कॉमन मोड का मतलब ये है, कॉमन मोड से हमारा आशय ये है कि हम अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों सिरों पर एक ही वोल्टेज अप्लाई कर दें, इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड। ये मान लो सपोज मैंने कोई एक सिग्नल वोल्टेज लिया और दोनों सिरों पर मैंने वही वोल्टेज लगा दिया, तो उस कंडीशन में मुझे जो आउटपुट मिलता है उसको मैं बोलता हूं कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज। अब अगर मैं आइडियल केस में बात करूं, आदर्श स्थिति में मैं बात करूं, तो देखिए चूंकि मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, मतलब ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करके मुझे दे रहा है, V1 माइनस V2 करके दे रहा है। तो यहां पर आप नोट करें कि यहां पर V1 भी VCM है क्योंकि यही इधर भी जा रहा है, और V2 भी क्या है, VCM, क्योंकि इधर भी हमने वही लगा रखा है। मतलब V1 बराबर V2 बराबर VCM है। तो यहां जो गेन मुझे मिलने वाला है, उसको गेन को अगर मैं ए कॉमन मोड गेन कह दूं, तो ए कॉमन मोड गेन इनटू मुझे क्या मिलेगा, V1 माइनस V2, मतलब ACM इंटू VCM माइनस VCM। अब VCM माइनस VCM तो 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 होए, ये 0 हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, इसका मतलब मुझे गेन क्या मिला, देखिए कॉमन मोड गेन क्या मिला मुझे। कॉमन मोड गेन के केस में हम क्या कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज 0 मिला, मतलब मेरा गेन क्या है, 0 है। कॉमन मोड गेन 0 होने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सिग्नल, देखिए हम अलग अलग सिग्नल दोनों टर्मिनल पर लगा रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस मुझे एम्पलीफाई करके आउटपुट में लेना है। सपोज कोई ऐसा सिग्नल जो कि नॉइज है, जो अनवांटेड सिग्नल है, वो अनवांटेड सिग्नल दोनों ही टर्मिनल पर साथ में आएगा, वो तो नहीं देखेगा कि मुझे V1 पर जाना है, V2 पर नहीं जाना है। तो ऐसा कोई कॉमन मोड सिग्नल अगर जो दोनों टर्मिनल पर एक साथ आ जाता है, जो हमने नहीं लगाया है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अगर उसका गेन कितना है, कॉमन मोड गेन 0 है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए कॉमन मोड गेन को लेकर के हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डिफाइन करते हैं, जो कि कॉमन मोड सिग्नल को हम इसको ऐसा कहें कि ये एबिलिटी है, बेसिकली हम ये योग्यता है इसके आपके एम्पलीफायर की, जो कि क्या है, किसकी एबिलिटी है, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की। कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी बेसिकली क्या है, आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मतलब कॉमन मोड सिग्नल को आपका एम्पलीफायर कितने अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा कोई अनवांटेड सिग्नल आए तो वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाए। तो इसकी एबिलिटी, इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, अनंत योग्यता होनी चाहिए। इसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि किसी भी कॉमन मोड सिग्नल को एक दूसरे से कैंसिल करके नलिफाई कर सके। इसलिए हम इसको इनफाइनाइट चाहते हैं। इसलिए हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है ये इनफाइनाइट होना चाहिए। मैथमेटिकली अगर मैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिफाइन करूं तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका होगा डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर कॉमन मोड गेन हम कह रहे हैं कि हमारा जो गेन है कॉमन मोड का वो 0 होना चाहिए आइडियली, तो आइडियली जब आप इसकी बात करोगे तो CMRR आइडियल केस में डिफरेंशियल गेन मतलब अलग अलग इनपुट लगाने पर जो गेन मिल रहा है, और कॉमन मोड गेन कितना कह रहे हैं हम,
कॉमन मोड गेन 0 होना चाहिए, इसका मतलब समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या मिलता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक पर आइए, फिफ्थ और लास्ट इनफाइनाइट वाली कैरेक्टरिस्टिक। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक में हमने आपको ये कहा था कि स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, एसआर जो आपका है ये इनफाइनाइट होना चाहिए। स्ल्यू रेट को देखिए सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं। स्ल्यू रेट होता है आउटपुट में परिवर्तन की रेट, समय के साथ आउटपुट में परिवर्तन की रेट और मैक्सिमम रेट, है ना। स्ल्यू रेट को हम परिभाषित करते हैं कैसे, इनपुट में परिवर्तन। इनपुट में परिवर्तन कैसा परिवर्तन, इनपुट फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, इनपुट फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन पर आउटपुट में जो परिवर्तन की अधिकतम दर है उसको हम बोलते हैं स्ल्यू रेट। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर क्या होता है, जब आपका सिग्नल नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो उस वक्त अगर आपका एम्पलीफायर फास्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वहां पर आपको डिस्टोर्शन मिल रहा है। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपको आउटपुट में डिस्टोर्शन मिलेगा, सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल में आपको ट्रांजिशंस पे डिस्टोर्शन मिलेगा। ये डिस्टोर्शन आप दूर कर सकते हैं अगर आपका ये इनफाइनाइट हो। मतलब इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि तुरंत जैसे आपने इनपुट में चेंज किया वैसे तुरंत आपको आउटपुट में भी चेंज वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्ल्यू रेट। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन पर आउटपुट में जो परिवर्तन की दर है वो दर हम अधिकतम चाहते हैं, ताकि कोई भी इनपुट में परिवर्तन है तो तुरंत हमें आउटपुट में परिवर्तन मिले, कोई सिग्नल डिस्टोर्शन हमें ना मिले। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि ये जो रिप्रेजेंट की जाती है इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होती है। ये भी आप याद रखें, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक बची है। एक कैरेक्टरिस्टिक आपका ये था कि आउटपुट रेजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब उस सिस्टम के अंदर लगा हुआ रेजिस्टेंस है, और अगर सिस्टम के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा तो सिस्टम जब पावर डिलीवर करेगा, आगे की स्टेजेस को डिलीवर करेगा, तो वो उसके अंदर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वो वोल्टेज ड्रॉप ना हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ऐसा कह सकते हैं अपन कि इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप ना हो, या अपन ये कहें कि मैक्सिमम आगे की स्टेजेस को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए, मैक्सिमम ड्राइव कैपेबिलिटीज के लिए, है ना। आगे की जो स्टेजेस हैं, आप पूरा जो भी इसका आउटपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज वो अगली स्टेज को दे पाए, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो, आपका जीरो हो। ये मैं पूरा लिख देता हूं कैपेबिलिटीज के लिए। तो मैक्सिमम ड्राइव कैपेबिलिटीज के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को आपका सोर्स चला पाए, इसके लिए उसका इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कोई सिग्नल सोर्स उसको पावर देगा तो उसे पावर देते वक्त उसको कोई भी करंट ना देना पड़े, तो वो आसानी से उसको ड्राइव कर पाए, मतलब ऑप एम्प एम्पलीफायर को आसानी से चला पाए। इसका खुद का रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस शून्य होगा तो इसके अंदर कोई ड्रॉप नहीं होगा, और इसके अंदर कोई ड्रॉप नहीं होगा तो ये आसानी से आगे की जो स्टेजेस है उन स्टेजेस को मैक्सिमम वोल्टेज प्रदान करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस आपकी क्या होगी, ड्राइव हो सकेगी। लास्ट, जीरो इनपुट पर जीरो आउटपुट। अगर आपका कोई इनपुट आपको नहीं लगा, आपने नहीं दे रखा है, तो जीरो आउटपुट मिले, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप कैलिब्रेशन करने वाले हैं, आपके पास में आप मेजरमेंट करने वाले हैं बेसिकली। तो मेजरमेंट के केस में क्या होता है कि अगर जैसे सपोज आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कहीं पर टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, और टेम्परेचर मेजरमेंट में आप ये मान लें कि 1 मिली वोल्ट आपका, सपोज 1 मिली वोल्ट आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, और इस मेजरमेंट के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन पता पड़ा कि आपने इनपुट नहीं दे रखा है, तब उस कंडीशन में भी आपको एम्पलीफायर के आउटपुट में 1 मिली वोल्ट मिल रहा है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैसे ही मिल गया मुझे। अब फिर आउटपुट मान लो 1 मिली वोल्ट से 10 मिली वोल्ट हुआ, तो आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपका। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपकी कैलकुलेशन कभी भी गड़बड़ नहीं होगी अगर जीरो इनपुट पर आपको जीरो आउटपुट मिले तो स्टूडेंट्स ये सातों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, और इस टाइप से अगर आप इनको याद कर लेते हैं और समझा देते हैं तो इस क्वेश्चन में मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और
आगे आने वाले वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए लेकर के आएंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व क्या होता है, पिन डायग्राम क्या होता है, और गेन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि हम इसके जो एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है उन एप्लीकेशंस तक आपको लेकर के चल सकें। तो बने रहें आप इलेक्स गुरु पर और वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।